तो ये एक ऐसी सच्चाइयाँ और ऐसे गाइडलाइंस है जिनके सहारे से मैनेजमेंट डिसीशंस और एक्शन प्लान्स को बनाया जा सकता है. This is what our management principle means. In simple words, the statement of fundamental truth which provides guidelines for managerial decision making and actions are known as principles of management. इसको कई विद्वानों ने कई अलग अलग तरह से डिफाइन किया है, जो आपके बुक में मैंने अंडरलाइन आपको करवाया है. अभी हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू नूज एंड ओडोनल मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है. इनके अनुसार मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ जनरल वैलिडिटी विच हैव वैल्यू इन प्रेडिक्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ मैनेजमेंट एक्शन. इससे हमें क्या पता चलता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक ऐसे बेसिक सच्चाइयाँ हैं जिनके आधार पर लोग मैनेजमेंट जो है वो अपने डिसीशंस और एक्शंस को लेने की कोशिश करता है, जिससे वो ये जानता है कि इससे उनका रिज़ल्ट कैसा होगा, इस तरह के डिसीजन से रिजल्ट्स कैसे होंगे, ये जानने की कोशिश करते हैं हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के द्वारा. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड बाय ऑब्जर्वेशन मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड. अच्छा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बने कैसे हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल दो तरीक़ों से बनाए गए हैं. एक है ऑब्जर्वेशन मेथड, मतलब हम पहले उनको देखते रहते हैं. अपने एक जो मैनेजर होता है वो पहले ऑब्जर्व करता रहता है कि किस तरह के हालात में किस तरह के डिसीशंस में कैसे रिजल्ट आते हैं. जब कई बार एक तरह के हालात में एक ही तरह के रिजल्ट होते हैं एक ही तरह के डिसीजन से, तब उसको वो प्रिंसिपल्स में बदले जाते हैं. दूसरा है एक्सपेरिमेंटल. एक ही तरह के नियम को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, छोटे बड़े या अलग अलग तरह के हालात के ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया जाता है, और अगर उन सभी का रिज़ल्ट एक ही जैसा आता है, बार बार देखा जाता है, उनमें उसी अनुसार उसको बार बार उसी को बनाया जाता है, और जब देखते हैं कि हर बार सेम डिसीजन लेने की वजह से सेम तरह के रिज़ल्ट आ रहे हैं, तब उसको वो सही मायने में प्रिंसिपल के रूप में इम्प्लीमेंट करते हैं. अब हम आगे आते हैं. इसके बाद में अब हम जान गए हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है क्या. अब हम आगे आते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का नेचर क्या है, क्या हमें इससे फ़ायदा क्या है, होता क्या है इससे. द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोस. ये कुछ इस तरह से है. यूनिवर्सलिटी, इस तरह के दे आर एप्लीकेबल टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस. ये जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस में एक ही तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं. सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसी तरह के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली अपना मैनेजमेंट डिसीजंस और एक्शन प्लान्स बनाते हैं. नेक्स्ट है इवैल्यूएशनरी. दीज आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर्स. ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है आगे पहले के मैनेजर्स के एक्सपीरियंसेस के अनुसार, और उन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया था, उन्होंने जो गणना की थी, उसके आधार पर ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं. नेक्स्ट क्या है? रिलेटिविटी. कीपिंग इन व्यू द प्रिवेलिंग सिचुएशंस दे हैव टू बी अप्लाइड. इसमें क्या है कि आप जब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो अभी के हालात के ऊपर में भी एक दृष्टिकोण रखा जाता है. पहले आज के हालात और पहले के हालात में क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, इनको देखते हुए इन प्रिंसिपल्स में थोड़े से हेर बदल करके भी इनको अप्लाई किया जा सकता है. नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी. दीज आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. अभी हमने जैसे सुना, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इंसानों के साथ में डील किए जाते हैं. मैनेजर्स है, इंसान है, ह्यूमन्स के साथ में डील किया जाता है. इसीलिए और ह्यूमन का जो नेचर होता है वो वक्त और हालात के अनुसार बदलता रहता है. इसीलिए उनके अनुसार इन प्रिंसिपल्स को भी हालातों को देखते हुए इनमें भी थोड़ी से बदलाव किए जाते हैं. आगे है लिमिटेड एप्लीकेशन. मतलब इसका जो इस्तेमाल होता है वो कुछ एक पर्टिकुलर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस पे ही एक हद तक ही हो सकता है. इसके बाद में इन प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं. डायनामिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स. नेक्स्ट है डायनामिक नेचर ऑफ द प्रिंसिपल. ये आप मैनेजर्स के अंदर में डिसीजन लेने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं. आगे है कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इन प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ध्यान दिया जाता है, इसको किसके आधार पे बनाया गया है, मतलब इन प्रिंसिपल्स को
ह्यूमन बिहेवियर के आधार पे बनाया गया है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ हमारा नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजर्स इन अवॉइडिंग मिस्टेक्स while working with people in the organization. The significance of management principles are as follows. मैनेजर इन प्रिंसिपल्स के आधार पे गलतियों को कम कर सकता है, अपनी बहुत सारी गलतियों को बिना दोहराए वो मैनेजर अपना काम ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से कर सकता है। इसके लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है इसमें? इट प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स एंड अचीविंग रिजल्ट्स इकोनॉमिकली। मैनेजर्स का हमारे मैनेजमेंट में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मुद्दा क्या होता है? कम रिसोर्सेज के साथ में कम टाइम में अधिक प्रोडक्टिविटी को करना। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसमें अगर मैनेजर को पहले इन प्रिंसिपल्स के आधार पे काम करने को कहा जाए तो इसके अनुसार वो कम खर्चे से अच्छे रिजल्ट्स को कम रिसोर्सेज के साथ में अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। नेक्स्ट है दिस हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम लोग पहले भी पढ़े थे मैनेजमेंट क्या है कि कम रिसोर्सेज से अधिक उत्पादन करना ही मैनेजमेंट है। तो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये कम रिसोर्सेज से अधिक प्रोडक्टिविटी करने में काफ़ी मददगार साबित हुए हैं। अब तीसरा पॉइंट है साइंटिफिक डिसीशंस। इट हेल्प्स द मैनेजर्स टू टेक डिसीशंस यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल वे। ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये मैनेजर को सही डिसीशंस लेने में बहुत अधिक मदद करते हैं। नेक्स्ट है चेंज इन टेक्नोलॉजी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर्स टू अडॉप्ट द चेंजेस इन द राइट डायरेक्शन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है मैनेजर्स को हर हालात में बदलते हुए सिचुएशंस के अनुसार अपने आप को ढालते हुए एंड अपने टीम के साथ काम करने के तरीकों को बदलने में बहुत मदद करते हैं। अलग अलग हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में काम हमेशा होता रहना चाहिए। इनके लिए ये बहुत मददगार होते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द guidelines for the top level management in setting administrative policies for systematic working of the organization. ये सिर्फ मैनेजर्स लेवल पे ही नहीं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी बहुत मददगार साबित होते हैं ताकि सही तरीके के डिसीजंस लेकर के सही तरह के पॉलिसीज़ को अप्लाई करके ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाया जा सके। इसके लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बहुत मददगार होते हैं। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। दे हेल्प इन परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल्सो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वर्किंग लोगों के वहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी कंप्लीट करने में मददगार होते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दे हेल्प इन रिसर्च एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ ऑल्सो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के आधार पे बहुत सारे कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में रिसर्च प्रोसेसेस भी होते रहते हैं। देन इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी। देन नेक्स्ट है नवा पॉइंट है प्रैक्टिकल गाइडेंस। दिस प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल गाइडेंस। एंड 10वां पॉइंट है डेवलप्स द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। यह साथ में काम करने की इच्छा को सबको बढ़ाता है। आगे आप आते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में सबसे बड़े विद्वान जो थे फेयल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फेयल्स इज नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को समझाया है एंड हमें बताया है कि किस तरह के प्रिंसिपल्स के आधार पे मैनेजमेंट बहुत सही तरीके से किया जा सकता है। इनका पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। इनका कहना है अगर काम को अच्छे हुनरमंद लोगों के बीच में बराबरी से बांट दिया जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं एंड एम्प्लॉई जो है वो भी काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। क्या है the work should be divided according to efficiency of the employee for effective results।
किस एम्प्लॉय को किस तरह का काम बहुत अच्छे से आता है, उनको अगर उस तरह का काम दिया जाए तो वो काम और अच्छे से हो सकता है। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं किसी एम्प्लॉय को अगर कंप्यूटर पे काम करना बहुत अच्छे से आता है तो कंप्यूटर का काम अगर उसको दे दिया जाए तो वो उस काम को बहुत अच्छे से और कम वक्त में कर सकता है, क्योंकि करते करते उसको उसकी प्रैक्टिस हो जाती है एंड वो उसमें माहिर हो जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी एम्प्लॉय को काम जब दिया जाता है और जिम्मेदारी दी जाती है, इन दोनों को पावर और जिम्मेदारी बराबर बराबर से मिलनी चाहिए। अधिक काम मिलेगा एंड जिम्मेदारी अधिक होगी और पावर कम होगा तो भी वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, और उसी तरह से पावर अधिक होगा और जिम्मेदारी कम होगी तो भी वो सही तरह से काम नहीं कर पाएगा। दोनों में समन्वय बना रहना चाहिए। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड बोथ फॉर द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट लेवल। डिसिप्लिन एक ऐसा, यहाँ डिसिप्लिन का मतलब है प्लानिंग। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ होता है प्लान करना एंड उसके अकॉर्डिंगली वक्त पे प्रोडक्ट का तैयार करना। एंड ये डिसिप्लिन जो है सबऑर्डिनेट टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर के लोअर लेवल मैनेजमेंट तक सभी पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। चौथा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिट ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव इंस्ट्रक्शंस एंड रिपोर्ट ओनली टू वन सुपरवाइजर। फेल्स का कहना है एक सुपरवाइजर को एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना चाहिए। अगर एक इंसान के ऊपर में 2-3 लोगों का ऑर्डर्स आते रहेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो अपनी जिम्मेदारी को उसे समझ नहीं आएगा कि उसे किसे रिपोर्ट करना है। इसीलिए एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना चाहिए। पांचवा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। According to this principle, everyone in an organization should work for one plan or one goal at a time unitedly. सब अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं लेकिन इनका काम का उद्देश्य एक ही होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो जिस काम में माहिर है वो उसको उस सेक्शन में उस काम को करते रहना चाहिए, लेकिन टाइम के हिसाब से इनका गोल एक ही होना चाहिए और उसी एक टाइम पे ही, पर्टिकुलर टाइम पे ही वो गोल भी कंप्लीट होना चाहिए। छठा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बेनिफिट्स ऑफ वन पर्सन शुड बी शेयर्ड बाय ऑल एज वन पर्सन अलोन कैनॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। अभी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक इंसान के मेहनत से अगर उसको उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका पूरा का पूरा क्रेडिट वो अकेला इंसान लेगा, क्योंकि वो अकेला इंसान सारा काम नहीं कर सकता था। जब उसने अपने उस आइडिया को उस ऑर्गेनाइजेशन में डाला, सभी से मदद ली, तभी जा कर के वो उस ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा दिलवा सका। इसीलिए एक इंसान का आइडिया भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को शेयर करना चाहिए। आगे प्रिंसिपल्स जाने से पहले हम ये देखते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिट ऑफ कमांड एंड यूनिट ऑफ डायरेक्शन। यूनिट ऑफ कमांड और डायरेक्शन में अंतर क्या है? पहला अंतर है यूनिट ऑफ कमांड जो है वन बॉस वन सबऑर्डिनेट पे बिलीव करता है। इसका प्रिंसिपल क्या है? इनका कहना है एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? दिस इंसिस्ट्स वन यूनिट वन प्लान। इनका कहना होता है एक समूह के व्यक्तियों के पास में एक प्लान होना चाहिए जिसे वो सब मिल करके कर पाएंगे। दूसरा डिफरेंस क्या है? यूनिट ऑफ कमांड का कहना है, उसका पर्पस है इट इज़ टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों में कन्फ्यूजन हटा करके, एम्प्लॉयज़ में कन्फ्यूजन हटा करके एक फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए ताकि वो उस हिसाब से काम कर सके। लेकिन यहाँ पे यूनिट ऑफ डायरेक्शन का कहना है टू डायरेक्ट वन डिपार्टमेंट टू अचीव द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डिपार्टमेंट। किसी भी एक डिपार्टमेंट को डायरेक्ट करना चाहिए सुपरवाइजर को कि उस डिपार्टमेंट के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसे वो पूरा कर सके। तीसरा पॉइंट है यूनिट ऑफ कमांड इज रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज विथ क्लैरिटी ऑफ माइंड। इनका एकदम विजन फ्री क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, ये इनको यहाँ के एम्प्लॉयज़ को साफ साफ मालूम होना चाहिए। ये यूनिट ऑफ कमांड का प्रिंसिपल है। लेकिन यूनिट ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ वन यूनिट। एक पूरी की पूरी ब्रांच को, एक पूरे के पूरे यूनिट को, डिपार्टमेंट को काम करना, यहाँ पे इसका डायरेक्शन है।
डायरेक्शन ऑफ यूनिट का काम है। देन नेक्स्ट इज दिस रिजल्ट्स इन